हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में CSIR-NET एग्जाम में जेंडर्स पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करें, इसका 5th पार्ट हम देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में जीन्स रहते हैं, ये सबसे पहले किसने बताया। तो ये काफ़ी आसान सवाल है। चरगाफ जो है उसने चरगाफ रूल दिया था। मसल्सन एंड स्टॉक ने सेमी कंजर्वेशन ऑफ डीएनए बताया था, और फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड बताया था। तो आपका जो TH मॉर्गन है वो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जीन जो है वो क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं। लिंकेज की थ्योरी भी इन्होंने ही दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट अ हार्मलेस वेरिएंट ऑफ S. pneumoniae becomes pathogenic when mixed with the heat-killed pathogenic variant as a result of। तो ये ग्रिफ्थ का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उन्होंने माउस में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया जो है वो इंड्यूस किया था। इसका जो स्मूथ वर्जन होता है वो वायरुलेंट या पैथोजेनिक होता है, और जो रफ वर्जन होता है वो नॉन पैथोजेनिक होता है। तो इन्होंने क्या किया, जो स्मूथ वर्जन होता है उसको हीट किल्ड कर दिया और उसको रफ वर्जन के साथ उसका जो बॉइल है उसको मिक्स कर दिया, और फिर उसको माउस के अंदर इंजेक्ट किया। एंड ही फाउंड दैट हीट किल्ड पैथोजन में कोई एक फैक्टर था जो कि जो आपका रफ वर्जन था, जो कि नॉर्मल था, उसमें चला गया, और जो चूहा था उसको वो डिजीज हो गई माउस को। तो ये सिंपली आपको बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। ठीक, कंजुगेशन का मतलब होता है आपका दिस इज द फॉर्म ऑफ सेलुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रांसडक्शन जो है वो फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है जेनेटिक मटेरियल का। म्यूटेशन इज एंटायरली डिफरेंट, ये चेंज है, सडन चेंज इन द क्रोमोसोम्स। तो ये तीनों नहीं होंगे। योर राइट आंसर इज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an important experiment, bacteriophage were allowed to infect bacteria. Okay. In the first trial, the phage used contained radioactive DNA, and radioactivity was detected in the bacteria. Next, other phages containing radioactive protein were allowed to infect bacteria, and no radioactivity was detected in the bacteria. Then, when the experimenter compared the result of these two trials, they concluded that। ठीक है, तो पहले में क्या किया गया है कि फेज के DNA को रेडियोएक्टिव कर दिया गया। ठीक, बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो उसके DNA को क्या कर दिया गया, रेडियो एक्टिव कर दिया गया, और इट वाज डिटेक्टेड दैट बैक्टीरिया के अंदर भी वो रेडियो एक्टिविटी जो है वो आ गई है। नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया, जो फेज का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसके ऊपर का कैप्सिड, उसको रेडियो एक्टिव बना दिया, और फिर बैक्टीरिया में इन्फेक्शन किया, और पाया गया कि बैक्टीरिया में कोई भी रेडियो एक्टिविटी मौजूद नहीं है। इसका मतलब कि जो प्रोटीन कोड है, जब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है तो उसका DNA ही जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जाता है और प्रोटीन पार्ट बाहर रह जाता है। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को पता चलता है कि जो जीन्स है जिसमें आनुवंशिक गुण होते हैं वो आपके प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होते। अगर प्रोटीन में प्रेजेंट होते तो
प्रोटीन कोट अंदर जाता और प्रोटीन से एक और प्रोटीन जो है वो बन जाता है जिसमें रेडियो एक्टिविटी होती है, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। होता क्या है, जीन अंदर जाता है, आपका डीएनए अंदर जाता है और वो फिर होस्ट का मैकेनिज्म यूज करके अपने ऊपर एक प्रोटीन का कोड बना लेता है। ओके, तो योर राइट आंसर विल बी genes carry this conclude that genes carry information for making protein. Okay. Next question is, scientists have discovered how to put together a bacteriophage with the protein code of phage T2 and the DNA of T4. If this composite phage were allowed to infect a bacterium, the phage produced in the host cell would have. ओके, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन आप फिर से एक बार ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोला गया है कि साइंटिस्ट ने एक हाइब्रिड टाइप का वायरस बनाया है। ओके, तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस, इसमें दो वायरस का कॉम्बिनेशन लिया है। इसका जो प्रोटीन कोड है वो T2 का बनाया है उसने। ओके, और जो डीएनए फेस है वो बनाया है T4 का। ना इन दोनों को कंपोजिट किया है, मतलब आपका T2 वाला ऊपर का कोट आ गया, ये T2 से लिया उसने, और अंदर का जो डीएनए है ये जो है T4 का है। अब वो क्या पूछ रहा है कि जब एक बैक्टीरियम में ऐसे वायरस को इन्फेक्ट कराया गया तो किस टाइप का जो फेज है वो होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करके प्रोड्यूस होगा। तो अपने को सबको पता है कि जो प्रोटीन होता है वो बाहर ही छूट जाता है, ठीक, और सिर्फ डीएनए जो है वो अंदर जाता है। अब अगर T4 का डीएनए है तो ये अपने ऊपर कोड भी कैसा बनाएगा, T4 वाला कोड ही बनाएगा। ओके, तो आपका आंसर देखिए यहाँ पर पहला क्या दिया है ऑप्शन, प्रोटीन ऑफ T2 एंड डीएनए ऑफ T4। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोटीन बाहर ही रह जाता है। देन प्रोटीन ऑफ T4 एंड डीएनए ऑफ T2, ठीक, तो T2 का डीएनए तो हमने डाला ही नहीं था तो ये भी नहीं होगा। देन प्रोटीन एंड डीएनए ऑफ T2, इट कैन नॉट बी पॉसिबल क्योंकि डीएनए जो है T4 का ही दिया था। T4 जब अंदर जाएगा तो वो अपने तरीके का ही प्रोटीन बनाएगा। डी इज द राइट आंसर, द प्रोटीन एंड डीएनए ऑफ T4। नेक्स्ट है आपका, चार्गाफ फाउंड दैट फॉर डीएनए, तो इसमें आप लोगों को चार्गाफ रूल्स अगर याद है तो बड़ा सिंपल सा रूल है। उसने कहा था कि जो प्यूरीन होते हैं, ओके, प्यूरीन नाइट्रोजनस बेसिस दैट इज always equal to pyrimidine। ओके, सो ये हमेशा इसका रेशियो जो है 1:1 होगा। अगर आपको ये पता है कि प्यूरीन में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और pyrimidine में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। प्यूरीन में हमेशा याद रखिएगा A और G, Ag जो होता है वो प्यूरीन में होता है, और pyrimidine जो है उसमें थायमिन रहेगा और साइटोसिन रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा वाला मैच कर रहा है। फर्स्ट है, द रेशियो ऑफ A to C इज क्लोज टू 1:1 एंड G to C इज क्लोज टू 1:1। ठीक है, फिर है आपका, द रेशियो ऑफ AT इज क्लोज टू 1:1 एंड द रेशियो of G to C is close to 1:1। थर्ड है आपका, the ratio of AG मतलब आपका प्यूरीन is close to the ratio of TC that is pyrimidine। ठीक, तो ये वाला जो है आपका C जो है वो राइट आंसर है। ठीक, ये भी जो है कई बार अपन गलती में ये जो ऑप्शन है, कई लोग ऐसा ऑप्शन लगा देते हैं, ठीक, पर ध्यान से पढ़िएगा, सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, द एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज कंडक्टेड बाय डैश
were the key to the discovery of the structure of DNA. जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो वॉटसन एंड क्रिक की बात करते हैं कि उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फाइंड आउट किया था। लेकिन वॉटसन एंड क्रिक का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से फाइंडिंग्स थी वो एक्चुअली में इससे पहले जो रोज़लिंड फ्रैंकलिन थे उन्होंने जो है इसको फाइंड आउट किया था। तो क्योंकि वो मैथमेटिशियन नहीं थे उन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता पाए डीएनए का, बट द करेक्ट आंसर इज रोज़लिंड फ्रैंकलिन, दैट इज बी। ओके, नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर के पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो पहले हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर का पैरामीटर थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मेजर और माइनर ग्रूव इस तरीके से होते हैं। एक आपको टर्न जो रहता है, अगर एक टर्न आप ऐसे देख लेंगे तो एक टर्न में आपको मिल जाएगा 10 बेस पेयर। ओके, 10 बेस पेयर। और टोटल अगर इसकी आप लेंथ देखेंगे तो ये हो जाता है 3.4 इसका लेंथ। ठीक, सॉरी, इट शुड बी 34 जो है इसका लेंथ हो जाएगा। और एक जो दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3.4। ठीक, अगर आप इसका विड्थ देखेंगे तो विड्थ होता है 2 nm। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि कौन सा है जो कि करेक्ट नहीं है। हमेशा नॉट ट्रू वाले आंसर्स जो है वो काफ़ी ढंग से पढ़कर देखना चाहिए, क्योंकि जनरली हम ट्रू को लगा देते हैं। ए है आपका अ पेयर विथ टी एंड जी, ए पेयर विथ टी एंड जी पेयर विथ सी, तो ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट है। देन सेकंड है नाइट्रोजनस बेसिस आर 0.34 nm अपार्ट ऑन द क्रोमोसोम। तो जैसे ये मैंने आपको लिखा है तो ये आर्मस्ट्रांग में लिखा हुआ है, अगर आप इसको एनएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.34 ही हो जाता है। तो ये भी जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट है आपका सी, द डबल हेलिक्स इज 2 nm वाइड। तो डबल हेलिक्स जो है ये इसका जो विड्थ है आपका 2 nm का रहता है, तो ये भी आपका आंसर सही है। लास्ट में जो है डबल हेलिक्स इज 3.4 nm in width, this is the wrong one। ठीक, then इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टे पॉजिटिव एंड कीप लर्निंग।